बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th यानी कि कक्षा 11वीं का विषय है हिंदी ऐच्छिक, कोड है 002। इसी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उसे हम हल सहित देखने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा कह लीजिए या फिर सत्र 2 कह लीजिए, उसके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले तो अगर आपके पैटर्न की बात करें तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 9 होने वाले हैं और ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। तो इससे पहले मैं आपको आंसर की दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो कहाँ है। ये है बच्चों आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये है, इसमें जो आपकी क्वेश्चन आंसर है, मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसका अगर आप बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो ऑफिशियल सैंपल पेपर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं। इन्हीं को मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में अभी समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अराउंड आपकी 1 घंटे की बनेगी, क्योंकि आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा खंड का। खंड का है आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए दो शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 150 शब्दों में दृश्य लेखन लिखिए। ठीक है, दृश्य लेख लिखना है आपको, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक टॉपिक है आपका साप्ताहिक बाजार का दृश्य, और अथवा में है आपका वैवाहिक समारोह में विदाई का दृश्य। तो मैंने जो आपका टॉपिक लिया है वो लिया है वैवाहिक समारोह के विदाई का दृश्य लेखन। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम, विदाई एक अनुष्ठान है जो अलविदा या फिर विदाई को संदर्भित करती है। विदाई समारोह एक हिंदू शादी के अंतिम चरण का प्रतीक होता है। हमें पता है कि विदाई समारोह जो है वो हिंदू शादी में, जब हिंदुओं में शादी होती है तो अंतिम चरण होता है, जहां दुल्हन माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं। यह दुल्हन के जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। एक बार शादी की सभी रस्में खत्म हो जाने के बाद परिवार और रिश्तेदार दुल्हन के साथ शादी स्थल से बाहर निकलते हैं। माता पिता अपनी बेटी को थामे हुए दूल्हे से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी बेटी की देखभाल करेंगे हमेशा, और हमेशा अपनी वैवाहिक जिंदगी को खुशीपूर्वक व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो इतना लिख दिया आपने। अब उसके बाद जो है इसमें और 2-4 पॉइंट आप क्या लिखेंगे, यानी कि आगे जो सेंटेंस लिखेंगे वो क्या होगा, अधिकतर हिंदू धर्म में दहलीज को पार करने से पहले दुल्हन अपने माता पिता के घर की ओर अपने सिर के ऊपर से 3 बार चावल और सिक्कों की एक मुट्ठी फेंकती है। ये ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि जब बेटी होती है, जब वो दहलीज पार कर रही होती है, तो 3 बार चावल और सिक्के एक मुट्ठी भर फेंकती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ये एक रिवाज है हिंदू धर्म का। ठीक है, वह अपने माता पिता को गले लगाती हैं और अपने आगे के नए जीवन के लिए उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूती है। विदाई समारोह के अंतिम की बात कर लें तो अंतिम अनुष्ठान में इस अवसर के लिए एक अच्छी तरह से सजाई गई कार में जोड़े को बैठाया जाता है, एवं उनकी जो अंतिम विदाई है वो शुरू हो जाती है। दुल्हन के भाई, चचेरे भाई अपनी किस्मत की कामना करने और वैवाहिक जीवन की अपनी नई यात्रा की ओर दंपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार या डोली में उसकी विदाई को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक यहाँ पे जो दृश्य लेखन है वैवाहिक विदाई समारोह का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आप जो है वो अपना एक साप्ताहिक बाजार का लिखना चाहेंगे तो कब लगता है, क्या क्या वहाँ पे कौन कौन सी दुकानें होती हैं, क्या क्या माल बेचा जाता है, कौन कौन सी चीजें वहाँ पे वस्तुएं बेची जाती हैं, और किस रोड पे लगता है, ये सारी चीजें आप उसमें लिख देंगे। तो 4 मार्क्स जो है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपको दृश्य लेखन लिखना आ गया तो। अब हम समझ लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न में आप देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। प्रश्न है, दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। अपनी योग्यताओं का उल्लेख करते हुए इस पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र लिखें। तो देखिए अब ये पत्र है, इसमें आपको कहीं पर भी आपका एड्रेस नहीं दिया गया, तो आप अपना एड्रेस क्या लिख देंगे, परीक्षा भवन, कोई काखागा रोड लिख दीजिए, नई दिल्ली या कोड डाल दिया हमने, तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद लिखेंगे एक डेट। ये डेट कौन सी है, ये वो डेट है जिस दिन आप क्या कहते हैं, आप अपना लेटर जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रति। प्रति क्यों, क्योंकि आपको जो विज्ञापन मिला है उसी के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं। उसके बाद प्रबंधक, दिल्ली विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली डैश डैश डैश। उसके बाद
कंप्यूटर ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र, सिंपल सा। अब देखिए, अब यहां से होती है आपकी मेन कहानी जो है वो शुरू। कैसे लिखेंगे? महोदय या फिर मान्यवर, नैतिक समाचार पत्र में दिनांक 20 फरवरी 2022 को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ कि दिल्ली विद्युत बोर्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं। मैं स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूंगा। आशा है आप मेरे आवेदन पत्र पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं, कार्य अनुभव आदि विवरण सहित अपना स्वयं संलग्न कर रहा हूँ। फिर लिखेंगे बवधिया अब संलग्न, यानी कि अब क्या लिखेंगे आप? अब लिखेंगे कि इसमें जो ये तो आपने एक भूमिका सी लिख दी, ठीक है? ये तो आपने एक भूमिका जो है वो लिख दी कि ये मुझे आपका जो नोट एडवर्टाइजमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये आपका जिस दिन आया था, अब मैं इसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या-क्या आप इसमें ऐड करेंगे? तो मेन चीज आ जाती है अब यहाँ से। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे स्वयंवृत्त। स्वयंवृत्त में क्या-क्या लिखते हैं? इसमें आप लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे और स्थायी पता। ये 4 चीजें जो है वो मैंडेटरी हैं आपके लिए अपने स्वयंवृत्त में लिखने के लिए। पासपोर्ट फोटोज आप अलग से लगा देंगे। दूसरा आ जाता है शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां, ठीक है? तो अब देखिए शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो आप अपनी किस तरह से लिखेंगे? तो एक ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि शैक्षणिक योग्यताएं जब आप लिखें तो एक कॉलम सा बना लीजिए। अगर कॉलम नहीं बनाते तो एक ही लाइन में इस तरह से लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए क्रम संख्या, यानी कि 4 मैंने लिखी है, परीक्षा डिग्री। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की गई तो शैक्षणिक योग्यताओं में जो एक महत्वपूर्ण आप डालेंगे कंप्यूटर कोर्स की। उससे पहले 3 देख लीजिए। 10वीं कक्षा सीबीएसई 2015 80% मार्क्स, 12वीं कक्षा सीबीएसई 2017 90% मार्क्स, हिंदी ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में 70% मार्क्स, कंप्यूटर कोर्स आईटीआई से किया हुआ है, 2021 में किया है विद 95% मार्क्स। अब देखिए जो चीज आपकी जिस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी, मान लीजिए कि अगर आपको हिंदी हिंदी टीचर की बात की गई है तो आप हिंदी ऑनर्स लिखेंगे, ये मैंडेटरी हो जाएगा। 10वीं 12वीं ये तो आप लिखेंगे, हिंदी ऑनर्स लिख देंगे। अब मान लीजिए इंग्लिश की बात की गई है, इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है, अंग्रेजी सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पे हिंदी की जगह क्या कर देंगे? अंग्रेजी सब्जेक्ट कर देंगे। अगर किसी फिजिकल टीचर की बात की गई तो फिजिकल टीचर कर देंगे। तो वही चीज है, मैं आपको कहने के मतलब क्या है कि मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे समझा देता हूँ। बस आपको जब आप अपना विवरण लिखेंगे, शैक्षणिक जब योग्यताएं लिखेंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज चेंज करने की जरूरत है, वो है ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है? और ये आप कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे डाल सकते हैं फिर अन्य योग्यताओं में, ठीक है? तो अब आपको शैक्षणिक योग्यताओं में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे अन्य योग्यताएं। तो जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अन्य योग्यताओं में ये जरूर डालिएगा टीम वर्क मैनेजमेंट, यानी कि वो टीम के साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं। कार्य अनुभव लिखेंगे उत्तरी दिल्ली विद्युत बोर्ड में, यानी कि नॉर्थ दिल्ली जो विद्युत बोर्ड है वहां पे 5 साल का मेरा अनुभव रहा है। भाषा का ज्ञान, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, पंजाबी आती है। संपर्क, देखिए संपर्क 2 व्यक्ति आपको लिखना जरूरी है। तो एक लिख दिया मैंने कि मुख्य अधिकारी विद्युत बोर्ड उत्तरी दिल्ली तथा प्रबंधक काका बैंक दिल्ली। उसके बाद डेट लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी। ऊपर हालांकि मैंने जो है एक सेकंड देख लेते मैंने ऊपर कौन सी डेट लिखी है, क्योंकि नीचे भी आपको वही डेट लिखनी है जो आपने यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे 25 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कितनी लिखेंगे? 25 फरवरी, और उसके बाद क्या करेंगे? ये लिख देंगे 25 फरवरी और उसके बाद अपने हस्ताक्षर। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? जिसमें आपको एक आवेदन पत्र लिखना था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखिए इसी के अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है। अथवा में प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये काफी जो अभी वर्तमान में जो महामारी चल रही है उससे संबंधित है। ऑनलाइन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की घटती शारीरिक गतिविधियों की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखना है आपको। किसके? भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय के सचिव है उसे पत्र लिखना है। तो लिखते हैं भाई, कैसे पत्र लिखेंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो नॉर्मल बात है, आप फिर से वही लिख देंगे, सेवा में माननीय सचिव महोदय। अब ये सचिव महोदय जी हैं कहाँ के? तो वो लिखेंगे ये सचिव महोदय जी हैं शिक्षा मंत्रालय के और भारत सरकार के। विषय क्या है? ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को हो रही शारीरिक समस्याओं के संबंध में पत्र। तो अब देखिए किस तरह से लिखेंगे। ये तो हो गई आपकी एक औपचारिकता पूरी। अब आती है मेन कंटेंट की बारी। तो मेन कंटेंट आप इस तरह से लिखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद ये लिख पाया मैंने। देखिए लिखेंगे, सविनय निवेदन है, मेरा नाम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट का रहने वाला हूँ।
मैं आपका ध्यान इस समस्या, जो आपकी समस्या है उसे बताएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से महामारी आई है एवं लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। काफी हद तक ऑनलाइन शिक्षा सही भी है, लेकिन इसका जो छोटे बच्चे हैं उन पर काफी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए कैसे। अब आती है आगे कंटेंट की बारी। तो देखिए, जब भी आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे, तो एक में तो आप बताएंगे कि आपकी समस्या क्या है, दूसरे में समस्या के क्या कारण है, क्या उपाय हैं, एंड तीसरा पॉइंट जो होगा उसमें आप लिख देंगे कि मेरी आपसे विनती है, इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देखो, बच्चे ऑनलाइन क्लास के कारण घंटों मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों आंखों और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा उपयोग से कम उम्र में ही उन्हें चश्मे लगवाने पड़ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में तनाव बढ़ता है, चिंता की समस्याएं बढ़ जाती हैं। माता पिता यह देखते हैं कि उनके बच्चे आक्रामक रूप से गुस्सैल होने लगते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को कई तरह की शारीरिक समस्याओं, जैसे कि शारीरिक तनाव, आंखों का तनाव, कमर दर्द, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, मोटापा, तनाव, नींद का ना आना आदि, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि बच्चों को इस ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक दिन तक दिया जाएगा, तो शायद कुछ हद तक उनकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कम होती चली जाएगी, जो कि बच्ची तथा उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। अतः इसे रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा में सुधार कर उसे और अच्छा बनाया जाए, या स्कूल खोले जाएं जिससे बच्चे अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। अब ये आपने मेन बॉडी लिख दी। अब मेन बॉडी लिखने के बाद एक जो लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे वो ये वाला लिखेंगे, अतः मेरा आपसे यह आग्रह है, यह अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं, यानी कि जो मेरी समस्या है उसकी ओर शीघ्र अतिशीघ्र ध्यान देकर बच्चों को राहत पहुंचाने की कृपा करें। भवदीय धन्यवाद। बस, ठीक है। और इस तरह से आपका ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा जो आपका लेटर है। तो ये जो लेटर था आपका ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थियों को हो रही शारीरिक समस्याओं को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आपको पत्र लिखना था। 4 मार्क्स का ये प्रश्न था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो आता है बच्चों, वो आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें देखिए, एक प्रतिवेदन लिखना है आपको, एक कार्यव्रत लिखना है। तो प्रतिवेदन आप किस टॉपिक पे लिखेंगे? महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन। तो देखिए, प्रतिवेदन लिखने के लिए जो सबसे अच्छा एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझा दूंगा। इससे आप अपना प्रतिवेदन को किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अच्छे से लिख पाएंगे। किस तरह से? तो सबसे पहले तो आप यही लिख देंगे कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न से संबंधित कारण एवं उन्हें खत्म करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। ठीक है। तो जो आपका टॉपिक है उससे लिख देंगे कि एक समिति का गठन किया गया, उस समिति में कौन कौन से सदस्य थे। अब मान लीजिए कि उत्पीड़न समिति है, तो आपको इसमें देखिए 5 से 6 सदस्य होने तो अनिवार्य है। अब वो 5 से 6 सदस्य कौन कौन से होंगे इसे भी समझिए। तो सबसे पहले देखिए, एक तो होगा सचिव, एक अध्यक्ष होगा, बाकी के आप चाहें तो 3-4 सदस्य लिख सकते हैं। तो अध्यक्ष का मैंने नाम लिखा है श्रीमती राधा देवी, और सॉरी सचिव हैं, और अध्यक्ष हैं श्रीमती प्रीति देवी। अब देखिए यहाँ पे ये नाम मैंने क्यों लिए है, क्योंकि जब आप महिला उत्पीड़न की बात करें तो उसमें अधिकतर जो है वो कौन, संगठन में कौन जो सदस्य वो रहेगा, वो अधिकतर सदस्य कौन होंगी? महिला ही होंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे महिला लिया है। ठीक है। श्रीमती मोहिनी देवी ये सदस्य हो गई, श्री कृष्णा जी ये सदस्य हो गए, श्री शिवम जी ये सदस्य हो गए। तो ये जो है वो क्या हो गए? समिति के सदस्य। आप सदस्य लिखेंगे 3-4। उसके बाद अब कुछ इस दिशा में निम्नलिखित जो प्रतिवेदन थे वो प्रस्तुत किए गए। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। वो क्या? कि ये जो प्रतिवेदन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक तरह से कह लीजिए कि 11th प्लस में 12th दोनों क्लासेस के लिए है। ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने प्रतिवेदन में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तकरीबन मैं आपको 7 से 8 प्रतिवेदन समझाऊंगा। इसमें से 7 या 8 में से आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए, मैं आपको उतना बता देता हूं कि अगर आप उतना लिख के आएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट वही मार्क्स चाहिए तो आप 4 से 5 जो पॉइंट है वो तो जरूर लिखेंगे। ठीक है। तो देखते हैं भाई, गठित समिति ने इस दिशा में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। नारी, जिसे हिंदू धर्म में कभी दुर्गा तो कभी काली का रूप बताया गया है, लेकिन आज भी कई देशों में छोटे छोटे गांव या कस्बों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न या घरेलू हिंसा जैसे जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं।
इसे रोकने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। अब वो कौन कौन से प्रयास हैं उसे समझिए। तो महिलाओं के साथ होने वाली हर तरह की हिंसा के पीछे एक ही तरह की कहावत है। कौन सी कहावत? उनका जन्म समाज में हुआ है, इसलिए समाज को ही उनमें सुधार लाने की दिशा में काम करना होगा। यानी कि समिति जो ये कहती है कि जो समाज है उन्हें ही अधिक कार्य करना होगा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। महिलाओं से संबंधित मामलों की रिपोर्ट, जांच, न्यायालयी सुनवाई जहां तक संभव हो सके कौन करे? महिला पुलिस और अधिकारी, डॉक्टर एवं महिला न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात महिलाओं से संबंधित जितने भी रिपोर्टें हैं, उनकी जो जांच है, उनकी जो न्यायालयी सुनवाई है, वो कौन करे? पुलिस करे। ठीक है, महिला पुलिस करे, महिला पुलिस अधिकारी करे, महिला जो डॉक्टर है वो करे, एवं महिला न्यायाधीश है वो करे। क्योंकि जब महिला महिला के संबंध में कोई न्याय सुनाती है तो वो एक भावनात्मक रूप से भी सुना सकती है, तो इसलिए ये कहा गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक मशीनरी जो है उसे काफी मजबूत बनाया जाए ताकि सड़कों एवं अन्य जगहों पर जो महिलाएं हैं उनके साथ उत्पीड़न जैसी घटनाएं ना हो सके, वो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। फिफ्थ है, महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है माता पिता और विद्यालय आदि निभाते हैं। यानी कि महिलाएं जो है उनको लेकर समाज में एक अन्य तरह की जो कुरीति है वो फैली हुई है, तो इसे समाप्त करने के लिए समाज को कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद है मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आदि का ज्ञान महिलाओं को देने की आवश्यकता है। महिलाओं को शिक्षित किया जाए जिससे वे अपने सभी अधिकारों के बारे में जान सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको यहाँ पे ये पता चल गई कि कौन कौन से, एक सेकेंड, हाँ, कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। अब यहाँ पे एक लाइन जो है वो आप सभी प्रतिवेदन में लिखेंगे कि प्रत्येक 2 माह में या 3 माह में उपरोक्त सुझावों की प्रगति, यानी जितने भी सुझाव ये बताए गए हैं, ऊपर जितने भी बताए गए हैं, इन पर क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद दिनांक डाल देंगे जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं। अब लिखेंगे हस्ताक्षर। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसके होंगे? सचिव के, फिर अध्यक्ष के, उसके बाद जो सदस्य हैं उनके होंगे। तो एक प्रतिवेदन आपका यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रतिवेदन वाला क्वेश्चन जो खत्म होता है। आपका 3 मार्क्स का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैंने आपको इसमें से बताया, अगर आप उसमें से तकरीबन 70% याद कर लेते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पर। अब है हमारा कार्यव्रत लेखन। तो कार्यव्रत लेखन कैसे लिखेंगे? 21 फरवरी 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाने हेतु आयोजित बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उनका कार्यव्रत तैयार कीजिए। तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे। आपको विद्यालय का नाम नहीं दिया गया तो विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली की मातृभाषा दिवस आयोजन समिति की जो बैठक थी उसका कार्यव्रत। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में, ये डेट जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसको हम 21 करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेट हमें 21 दी गई है। जो डेट दी गई है वही डेट आपकी यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको 21 फरवरी 2022 प्रातः 10 बजे वार्षिक मातृभाषा दिवस के आयोजन से संबंधित बैठक संपन्न हुई। देखिए बैठक संपन्न हो गई हमारी। अब इस बैठक में कौन कौन से सदस्य थे आप उसे लिखेंगे। तो स्कूल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? एक तो प्रधानाचार्य होते हैं। जब देखिए हिंदी दिवस की बात की गई है तो सिंपल सा बात है कि जो हिंदी शिक्षक होंगे वो तो होंगे ही इसमें। उसके बाद अन्य शिक्षक भी हो जाएंगे, जैसे शिक्षक सदस्य होगी श्रीमती मोहिनी देवी होगी, और सचिव हो जाएंगे जय कुमार, और सदस्य ये 3-4 लोग हो जाएंगे, शिवम, रेशमा, राहुल, विकास। एसएमसी सदस्य भी इसमें आएंगे। अब देखिए अगर हिंदी दिवस की बात की गई, अगर खेल की बात की जाए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रीति देवी की जगह हिंदी शिक्षक की जगह शारीरिक शिक्षक लिख देंगे। अगर इंग्लिश किसी कंपटीशन की बात की जा रही है तो उस कंपटीशन को लेके तो यहाँ पे लिख देंगे अंग्रेजी शिक्षक। तो बस आपको क्या करना है, एक पॉइंट चेंज करना है। ठीक है, जब भी आपको क्या लिखना होगा जो कार्यव्रत है तो एक पॉइंट आपको चेंज करना है। वो क्या चेंज करना है? वो है आपका ये वाला पॉइंट। सिर्फ आपको यहाँ पे शिक्षक ये वाला चेंज कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कौन कौन से सदस्य आएंगे ये लिख देंगे। अब आती है मेन बात। मेन बात अब क्या लिखेंगे? तो वो इस तरह से, बैठक प्रारंभ करने से पूर्व प्रधानाचार्य ने जितने भी सदस्य थे उनका स्वागत किया एवं जो पिछली बैठक थी उसमें लिए गए निर्णयों पर बातचीत की। उसके बाद सामान्य जब चर्चा हुई, आपको पता है बैठक होती है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा हालचाल पूछते हैं, कुछ जो निर्णय पिछले हुए तो उन पे बात करते हैं। जब थोड़ी बातचीत होने लगती है उसके बाद
चर्चा के पश्चात सचिव, देखिए जो आयोजन का प्रस्ताव है वो प्रस्ताव कौन रखता है? सचिव रखता है, याद रखिएगा। प्रस्ताव कौन रखेगा? प्रस्ताव रखेगा सचिव। तो सचिव के द्वारा बैठक में बताया गया कि विद्यालय में वार्षिक मातृभाषा दिवस आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव का समर्थन सभी विद्यालय शिक्षक सदस्य तथा बाकी सदस्यों ने भी किया है। बाकी सदस्यों में कौन सम्मिलित हैं? जो एसएमसी के मेंबर्स थे वो वाले, ठीक है। अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर 10 मार्च 2022 को विद्यालय में मातृभाषा दिवस के आयोजित करने के सुझाव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। इनके सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई 10 मार्च 2022 को जो है आप इसे आयोजित कर सकते हैं। काफी विचार विमर्श के उपरांत मातृभाषा दिवस के सफल आयोजन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाने की जो स्वीकृति थी वो मिली। कौन कौन से? तो सबसे पहले है भाषण, कविता, कहानी, नाटक चयन समिति। निर्णायक मंडल समिति, यानी कि निर्णय कौन लेगा कि किसने अच्छा गाया है, ठीक है, किसने अच्छी बात कही है, किसने अच्छा भाषण दिया है। फिर पुरस्कार समिति, जलपान समिति, जो अतिथि होंगे उन सभी को जलपान कौन कराएगा, तो इसके लिए भी समिति यहाँ पे बनाई जाए। उसके बाद है उपयुक्त समितियां अपने से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन हेतु साप्ताहिक बैठक करेंगे। जो सचिव होगा वो पूरे कार्यकाल की रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रधानाचार्य को सौंपेगा। बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उसके बाद हस्ताक्षर अध्यक्ष के, हस्ताक्षर सचिव के, हस्ताक्षर सदस्य के, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि आपका जो एक कार्यव्रत है वो किस तरह से आप तैयार करेंगे। तो देखिए कार्यव्रत सिंपल सा आप लिखेंगे एक लाइन, जो समिति आपको यहाँ पे बताई जाएगी उसके बारे में। उसके बाद लिखेंगे कि जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे। तो विद्यालय में हमेशा याद रखिएगा आप ये 6-7 सदस्य लिख सकते हैं। बस एक टॉपिक आपको चेंज करना होगा, ये वाला, ठीक है। अगर फिजिक्स खेल आयोजन है तो आप लिख देंगे शारीरिक शिक्षक, और फिर ये सारी चीजें तो आपको वही लिख देनी है, एज इट इज सेम उठा के लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बस एक चीज आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कि यहाँ पे देखिए जो ये वार्षिक मातृभाषा दिवस है ना, इसे आप चेंज कर दीजिएगा मातृभाषा दिवस को। मान लीजिए अगर खेल आयोजन कहा गया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे खेल आयोजन, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप खेल आयोजन, और बाकी का जितना ये पूरा का पूरा पैटर्न है उससे आप कॉपी कर लीजिए। कोई सा भी आपका अगर कार्यव्रत आता है आपके विद्यालय से संबंधित, मान लीजिए कि एनुअल डे मनाया जाना है तो एनुअल डे के संबंध में भी कार्यव्रत आ जाएगा, तो आप मातृभाषा की जगह क्या लिख देंगे? एनुअल डे लिख देंगे। तो इसी तरह से जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं बस आपको इस टॉपिक को चेंज कर देना है, बाकी सब तो सेम ही लिखना है आप सभी को, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा 3 मार्क्स जो है वो आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं, बस शर्त कि आपको बस ये कि ये टॉपिक चेंज करना है और इसे याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जो आपका अभिव्यक्ति माध्यम है उससे संबंधित। तो यहाँ पे खा नहीं का होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए का लिखा हुआ है पहले में ना, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइए, यहाँ पे है का। परिपत्र या फिर सर्कुलर क्या होता है, और अथवा में आनुषंगिक टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो देखते हैं हम भाई परिपत्र क्या होता है, या फिर देखिए है तो 2 मार्क्स का आपका ये प्रश्न, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर 3 मार्क्स का आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे परिपत्र होता क्या है, ठीक है। वे सूचनाएं, देखिए 2 मार्क्स में है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे, ठीक है, आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक। परिपत्र क्या है? वे सूचनाएं एवं आदेश जो सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में होते हैं, वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। जिन पत्रों के द्वारा सूचनाएं और आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें परिपत्र कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा तब आप परिपत्र की 2-3 विशेषताएं भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें संबोधन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा अधीनस्थ अधिकारी के लिए भेजा जाता है, इसीलिए जो संबोधनवाचक चिन्ह होता है ये नहीं आता है। परिपत्र हमेशा उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है, समझ गए आप। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है, इसकी भाषा आदेशात्मक, जब आपको पता है कि उच्च कार्यालय से अधीनस्थ में भेजा जाएगा तो आदेश दिया जा रहा होगा, यह औपचारिक शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप ये चीज समझ गए यहाँ पे कि आप जो है इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे देख लेते हैं हमारा जो दूसरा है, आनुषंगिक टिप्पणी क्या है। तो आनुषंगिक टिप्पणी देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है
तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है, इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। यह प्रक्रिया आनुषंगिक टिप्पणी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुषंगिक टिप्पणी। तो आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों आपका आनुषंगिक टिप्पणी का, इसे हम एक बार आपकी जो मार्किंग स्कीम आई हुई है उसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि सहायक टिप्पण को जब संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है, यानी कोई भी सहायक टिप्पणी है उसे जब उससे संबंधित जो अधिकारी है उसे भेजा जाए, तो टिप्पणी पर संबंधित अधिकारी का मत आनुषंगिक टिप्पणी कहलाता है। यानी कि ये जो टिप्पणी है, मान लीजिए किसी खेल से संबंधित कोई टिप्पणी है, ये अब इस खेल अधिकारी को भेजी जाएगी, तो इस खेल अधिकारी का जो मत होगा ना, उसी मत को आनुषंगिक टिप्पणी कहा जाता है। ये हमेशा संक्षिप्त होती है, किंतु असहमति की स्थिति में यह विस्तृत भी हो सकती है। आपको पता है जब असहमति होगी तो सिंपल सी बात है भाई, आपको कारण भी देना होगा, तो इसीलिए क्या होती है? बड़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd था, ये यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारा क्वेश्चन 4th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपके 2 प्रश्न हैं और आपको दोनों करने ही मैंडेटरी हैं। कौन कौन सा है? पहला है, एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 बातों का उल्लेख कीजिए 0.5 into 4। तो कैसे लिखेंगे? तो प्रतिवेदन में किसी प्रकरण या घटना या कार्य योजना प्रसंग की प्रमुख बातें ही लिखी जाती हैं। यानी कि जब आप कभी प्रतिवेदन लिखेंगे तो उसमें घटना का, कार्य योजना का सिर्फ और सिर्फ प्रमुख बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें विस्तार से नहीं लिखते बल्कि संक्षिप्त में लिखते हैं और क्रम के अनुसार लिखते हैं, जैसे घटना घटी है। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, यानी कि प्रतिवेदन जो है उसमें सभी बातें सच लिखी जाती हैं, अर्थात यही कारण है इसमें कल्पना का, पक्षपात का और भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। प्रतिवेदन की भाषा जो है वो साहित्य संबंधी नहीं होती, यानी कि जिस तरह से साहित्य लिखा जाता है उस तरह से प्रतिवेदन नहीं, बल्कि एक सरल और दिलचस्प की जो भाषा होती है उसमें लिखते हैं। प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना, विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देते हैं। यानी कि प्रतिवेदन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के मन में उससे संबंधित विषय के संबंधित एक जीवित तस्वीर जो है उसे खींच सके। ठीक है, अगला हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटकथा लेखन में कंप्यूटर की जो भूमिका है इसका वर्णन कीजिए। तो देखो भाई क्या भूमिका होती है? उत्तर है वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिन्होंने पटकथा का प्रारूप बनाया होता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने के सुझाव भी प्रस्तुत करता है, हालांकि इन्हें मानना या ना मानना जो लेखक है उसकी इच्छा होती है। मान लीजिए अभी एक शब्द है कंप्यूटर, ठीक है, मान लीजिए एक शब्द है यूज की स्पेलिंग क्या होती है? USE। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपने इसने लिख दिया है UAS, तो ये सॉफ्टवेयर होगा ना, जब आप इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दर्शाएगा कि आपको इसे USE लिखना है। तो इसीलिए ये जो है वो शब्द क्या हो जाएगा? ये जो पटकथा है इसमें सॉफ्टवेयर क्या कहता है, इसको सही करने की भी इसको क्या कहता है, हमें सुझाव देता है। ठीक है, तो खंड का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने खंड खा की तरफ। अब जो है वो हमारे आएंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन से? जो आपके पाठ्य पुस्तक जो है उससे संबंधित। तो देखते हैं पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक खंड का है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, यानी कि 3 प्रश्न है, 3 में से 2 के उत्तर देने हैं आपको। 2 मार्क्स के ये प्रश्न है, सॉरी 3 मार्क्स के आपके ये प्रश्न है। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे। तो एक सेकंड, इसको मैं हटा दूं एक बार। अरे हट जा भाई। हाँ देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो उत्तर लिखेंगे, रिश्ते नहीं खुलने की व्यवस्था कवि ने बताई है। उसके घर में घोर गरीबी है, गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव व तनाव है। यानी कि आप सभी को पता है जब परिवार में गरीबी होती है तो सभी व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, तो खिंचाव तनाव का माहौल बन जाता है, जिसके कारण एक दूसरे के सामने जाने से कतराते हैं। इस तरह सबसे बातचीत बंद हो जाती है। यह रिश्तों के मध्य व्याप्त जो मधुरता होती है उसको कम कर देता है और करीब होते हुए भी अपने मन की बात को वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा गया है रिश्ते हैं लेकिन खुलते
नहीं है, जिसका मुख्य कारण क्या है? गरीबी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, तरल तरुण कस्तूरी मृग के अपने अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस पंक्ति का निहित आशय क्या है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कस्तूरी मृग जो था उसका खुद पर ही चिड़चिड़ाने का क्या कारण है। ठीक है। तो कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी की गंध के पीछे भागता रहता है। उसे इस सत्य का भान ही नहीं होता है कि वह गंध उसकी नाभि से आ रही है। नाभि में व्यक्त जो कस्तूरी है उससे आ रही है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ होती है। वह अपनी असमर्थता के कारण परेशान हो उठता है। यही जो पंक्ति का आशय है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। आखिरी प्रश्न है आपका इस पार्ट का, वो क्या है? जाग तुझको दूध जाना कविता में अमरता सुध का संबंधन किसके लिए है और क्यों है? अमरता सुध का संबंधन किसके लिए है और क्यों है? तो देखते हैं, उत्तर लिखेंगे। कवयित्री के अनुसार जो व्यक्ति जीवन मार्ग पर चलता है वह अमरता सुध है। आत्मा या जीवात्मा अमर होती है, वह ना कभी मरती है ना जल सकती है, वह अमर है, अजर है, वह परमात्मा का ही अंश है। यही कारण है कि हर व्यक्ति में विद्यमान आत्मा को ही अमरता सूत्र कहा गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के ये तीनों क्वेश्चन आई हो आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें क्वेश्चन आंसर जरूर दिए गए, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको जैसे समझाना चाहिए उस तरीके से नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 2 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई एक आंसर देना है और ये रहेगा आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? तो 2 मार्क्स का एक प्रश्न है। तो लिखेंगे आंसू, आंसू जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, इनमें छल कपट नहीं होता है, यह तो पवित्र तथा निर्मल भावना का प्रतीक है। सभी की कल्पनाओं में क्योंकि सत्य पलता है अतः ये निराधार नहीं होते, तो इसीलिए सब आंखों के आंसू उजले विशेषण का उपयोग महादेवी वर्मा जी ने इस संबंध में किया है। तो इसको एक बार हम आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें भी देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। कवित्री महादेवी वर्मा जी ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता की भावना को दर्शाने के लिए किया गया है, क्योंकि सभी कल्पनाओं में सत्य पलता है अर्थात वे आधारहीन होते हैं। हाँ वही सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने जो वो अच्छे से समझा दिया है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अथवा में है, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है? बादल को गिरते देखा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको समझाना है जो मेघदूत कविता है ये कुबेर और कालिदास के बीच में क्या संबंध दर्शाती है। बादल को गिरते देखा है इसके संबंध में समझाना है। तो देखिए, कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत, जिसमें मेघ ने दूत के रूप में कार्य किया है, यह एक प्रेम कहानी है। इसमें धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का निवासन दंड दिया था। उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी कि बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया यानी कि अपनी प्रियतमा को अपने पास आने का संदेश भेजा था। ठीक है, तो यही जो बातें हैं वो कही गई हैं किसमें, जो मेघदूत कविता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये काफी बड़े बड़े प्रश्न हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखना है, तो यानी कि 3 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न है, लेकिन आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्न को दोबारा पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं लिखा गया है? तर्क सहित बताइए। तो देखते हैं भाई क्यों नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो सूची बनाने वाले लोग थे वो समाज के उच्च संभ्रांत वर्ग, ब्राह्मणवादी मानसिकता व उनके अधिकारों के समर्थक थे। वे ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले के जो क्रांतिकारी विचार है, मानवतावादी विचार है, वे आम जनता तक पहुंचे, क्योंकि यदि आम जनता तक उनके ये विचार पहुंच गए तो समाज पर उनका जो समाज में निम्न वर्ग जो था उन पर जो उनका वर्चस्व था और उनकी जो सत्ता थी वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, अधिकारी जो थे वो ब्राह्मण मानसिकता के थे, और दूसरा उनके विचार लोगों तक ना पहुंच जाएं। तीसरा,
ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा नीति थी, जिसमें ये बताते थे कि शिक्षा पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है, चाहे वो दलित वर्ग हो, शोषित हो, निम्न वर्ग का हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है। अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाती तो लोग शिक्षित हो जाते हैं। ठीक है, स्त्री स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा व उनके बराबर के अधिकार की ये बात करती थी। इस शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन हुआ तो वे समाज में उच्च वर्ग ब्राह्मणवादी सोच वर्चस्व पर प्रहार होगा। अतः शिक्षा नीति समाज के उच्च वर्ग के खिलाफ थी। इसीलिए इन्होंने जो समाज सुधारक थे, उन्होंने इनका नाम किसमें नहीं लिखा, जो एक सूची थी उसमें, समाज सुधारकों की सूची में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चल ये लोग हमारा घर ना बढ़ने देंगे, सुखिया के इस कथन के आधार पे खाना बदोश कहानी की जो पूरी संवेदना है वो समझाइए। तो लिखेंगे खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। तो मूल संवेदना क्या है? मजदूर वर्ग का शोषण। अब देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया गया है। यदि मजदूर इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते हैं। हमारे समाज में व्याप्त जो जातिवादी मानसिकता है वे समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती हैं, और यही जो मानसिकता है वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो शासक वर्ग है, उसको हथियार के रूप में अपने पक्ष में उपयोग करते हैं। जो शोषित वर्ग होता है वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो इसी समस्या में उलझा रहता है कि वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो कि मानव और सुखिया के रूप में दर्शाते हैं, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीवन खाना बदोश जैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया खाना बदोश कहानी की जो पूरी की पूरी मूल संवेदना है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हो गया ज्योतिबा फुले का एक खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना। अब एक आ जाता है आपका ये वाला प्रश्न। इसमें पूछा गया है हमसे, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए पहले कि मनुष्य की जो करुणा जो है, वो भावना जो है, वो उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। इसका मतलब क्या है ये समझाना है। तो संवेदनशीलता मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। संवेदनशीलता ही करुणा और प्रेम के भाव का मुख्य कारण होती है। आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली हैं। वह भावना उसके मन में रहती है, मतलब रहती तो है अवश्य, परंतु मूक अवस्था में। यदि कभी उसके मन से बाहर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे नहीं ला पाता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य की करुणा भी उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में ही विद्यमान है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप एक अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसी में मैंने आपको आगे बताया हुआ है। हाँ ये रहा, देखिए इसको, जो प्रश्न मैंने आपको अभी समझाया है उसका आंसर आप एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये जो है वो अगले प्रश्न में ऐड किया है, लेकिन आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार आज समाज अन्याय के प्रति गूंगा या उपेक्षित रहता है। समाज में फैली बुराइयों को देखना और सुनना गूंगापन और बहरेपन के समान ही है। समाज में विकलांग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन लोग जो है वो चुपचाप उन्हें देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ करने का अवसर मिलता है तो वे स्वयं शोषण करने वाले बन जाते हैं। वे संवेदना और मानवता के परे हो जाते हैं, बस एक मूक दर्शक बनकर अत्याचार को देखते रहते हैं। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर ही संकेत किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप थर्ड का इस तरह से भी लिख देंगे, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है, इसको दोबारा से किस से आंसर लिखना था आपको। तो पहला क्वेश्चन था, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं शुमार किया जाता है? तर्क सहित उत्तर। फिर है, चलिए लोग हमारा घर ना बढ़न देंगे, सुखिया के इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की पूरी संवेदना। और उसके बाद मानव की करुणा की भावना उसके भीतर मनुष्य की मानव की गूंगेपन के प्रति छाया है। कहानी के संबंध में वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
अब आ जाता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला। अगले में देखिए हमसे पूछा गया है, इसमें जो है वो आपके दो प्रश्न है, दो में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। ये है आपका 2 मार्क्स का प्रश्न, ठीक है। 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो प्रश्न देखेंगे, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। यानी कि असगर ठेकेदार जब आया जसदेव के साथ में, तो सूबे सिंह क्यों बिखर पड़ा और जसदेव को मारने के लिए उसके क्या कारण थे। उत्तर लिखेंगे किसने से। सूबे सिंह मानो पर बुरी नजर थी। सूबे सिंह जो था उसकी मानो पर बुरी नजर थी। कैसे, तो अब आप उसे समझाएंगे। उसने असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने यह बात मानो तथा सुकिया से कही, तो सुकिया क्रोधित हो उठा। स्थिति भांपकर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सूबे सिंह के पास जाएगा। जब सूबे सिंह ने यह देखा, देखिए यहाँ पे इसको आंसर जो है इसको अब दोबारा समझिए, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे समझेंगे। सूबे सिंह जो था वो मानो पर बुरी नजर रखता था, गलत नजर रखता था, अतः असगर ठेकेदार को मानो को बुलाने के लिए कहा। किसने? सूबे सिंह ने। किससे कहा? असगर ठेकेदार से। जब असगर ठेकेदार ने यह बात किसे बताई? मानो को तथा सुकिया को कही, तो सुकिया क्रोधित हो गया जो मानो का पति था। स्थिति भाव कर जसदेव ने यह फैसला किया, जसदेव ने फैसला किया मानो के स्थान पर वह जाएगा सूबे सिंह के पास। और जब सूबे सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई है, उसके स्थान पर जसदेव आया है, तो वह विफल पड़ा। मानो का सारा गुस्सा किस पे उतर गया? जसदेव का। ठीक है, किसका गुस्सा? सूबे सिंह ने जो मानो को बुलाने के लिए कहा था, तो जसदेव आया, तो जसदेव को मारने के लिए वो निकल पड़ा। उसने जसदेव की जसदेव को उसने बुरी तरीके से पीट दिया। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा आ जाता है आपका खा प्रश्न। तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तो इसमें भी जो आप एक पर्टिकुलर आंसर लिखेंगे इसका, वो आंसर आप क्या लिखेंगे? वो आप आंसर लिखेंगे यही वाला। ठीक है, आप यही वाला आंसर लिखेंगे इसमें भी। लेकिन अगर ये प्रश्न आपका जब 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तब आप ये 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे 1 मार्क्स के लिए। गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है, तथा ऐसे ही विकलांगों के प्रति व्याप्त जो संवेदनहीनता को रेखांकित इसमें किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें गूंगे के समान बताया गया है। इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है। अगर पूछा जाए कहानी का जो शीर्षक है गूंगे वो पूर्णतः सार्थक है कैसे है, तो आप ये 2 मार्क्स में लिख देंगे तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि गूंगा एक ही पात्र है, तो किस प्रवृत्ति को संकेत किया है, तो आप ये पूरे पॉइंट इसमें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन जो 8 था उसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई एक ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है आपका जो आपकी किताब है अनुपूरक पुस्तक, जिसका नाम है अंतराल। तो अंतराल के संबंध में देखिए, सबसे पहला है 9 के आपके 2 पार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के का और खा। तो इसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, 1 मार्क्स का है, 1 × 1 = 1। तो प्रश्न है, मकबूल का अपने परिवार में किस से सबसे ज्यादा लगाव था। तो आपको पता ही होगा, मकबूल जो था, मकबूल फिदा हुसैन, उसका अपने परिवार में सबसे ज्यादा लगाव था दादाजी से। लेखक के दादा की मृत्यु ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। यह उसके लिए बड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया, वह किसी से बातचीत नहीं करता था। ठीक है, तो 1 मार्क्स में आप इतना लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न देखें, तो दूसरे प्रश्न को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर ये आपका 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, या 2 मार्क्स में पूछा जाए। तो शरद और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव की कोई एक समानता आपको लिखनी है। तो कौन कौन सी समानता है उसे समझेंगे। तो लिखेंगे, शरद के अंदर अपने पिता मोतीलाल नेहरू जो था, सॉरी मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल के स्वभाव की जो असमानताएं थी वो विद्यमान थी। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये नेहरू जी का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था जो संविधान के अधिकार थे, उसमें चैप्टर है आपका सेकंड वाला, मोतीलाल नेहरू समिति, उसी के बारे में पढ़ रहा था, तो इसी नाम से मुझे वो समिति याद आ गई। चलिए कोई नहीं, इधर ध्यान देते हैं। शरद जो था वो अपने पिता के समान साहित्य पढ़ने और लिखने का शौकीन था। उसने अपने पिता के पुस्तकालय की सभी पुस्तकें पढ़ ली थी। देखिए 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप यही 1 पॉइंट लिख देंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जब ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या 3 मार्क्स में, तब आप कैसे लिखेंगे, इसलिए मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। शरद के पिता स्वभाव से स्वतंत्र व्यक्ति थे और शरद भी ऐसा ही था। उसने कभी भी बंद कर रहना नहीं सीखा था, अतः कहानी में
नाना के हजार बंधन भी उसे रोक नहीं पाए थे। शरद तथा उसके पिता सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं था। वह पिता के समान न्यायावर प्रकृति के व्यक्ति थे। यानी कि शरद जो था, जिस तरह से उसके पिता घूमने फिरने वाले थे, वैसे ही ये भी थे। एक स्थान पर टिकना इनके लिए संभव नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके आपके 2 पार्ट थे। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन खा वाला। खा में आपके जो है 3 मार्क्स के 2 प्रश्न है। ठीक है, इन 2 प्रश्नों को लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मकबूल के बचपन की किसी एक शरारतपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो कैसे वर्णन करेंगे भाई, देखो। तो उत्तर लिखेंगे, मकबूल को जब दुकानों पर बैठाया गया तो उसका सारा ध्यान ड्राइंग पर और पेंटिंग पर ही रहता था। उसे ना तो चीजों की कीमतें याद रहती थी, ना ही कपड़ों की पहचान, जो पहनाई था उसका पता रहता था क्या पहना है उसने, ना ही तो वो हिसाब में 10 रुपए लिखता था। कहीं वो किताबों के बीच में स्केच बना देता था। यानी कि ये जो था वो शरारत करता था। कैसे शरारत, ये 10 रुपए लिख देता था कभी किताब के बीच में, कभी कहीं स्केच बना देता था। ठीक है, वह जनरल स्टोर पर बैठे बैठे सामने से गुजरने वाली मेहतरानी का स्केच बनाता था। बोरी उठाए मजदूर की पैंच वाली पगड़ी का स्केच बनाता था। पठान की दाढ़ी का स्केच बनाता था। बुर्का पहने औरत का स्केच बनाता था। बकरी के बच्चे का स्केच बनाता था। यानी कि जैसे वो जब दुकान पे काम करता था तो वो काम कम और स्केच ज्यादा बनाता था। ठीक है, अब इसमें 1-2 पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जब उसने एक फिल्म देखी थी जिससे उसे ऑयल पेंटिंग बनाने का क्या कहते हैं उसे समर्थन मिला था, तो उसने अपने सारे जो किताब वगैरह था वो बेच दिए थे, ऑयल पेंटिंग ले आया था। तो ये भी एक शरत आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो गया खाका। अब देखिए सेकंड यहाँ पे पूछा गया, काफी अच्छा प्रश्न है ये, आप इसे वर्तमान से रिलेटेड करके लिख पाएंगे कि आवारा मसीहा पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान के समय में पढ़ने के तौर तरीकों में क्या क्या अंतर है। आप पढ़ने लिखने के तरीके में कौन सा पक्ष सही समझते हैं और क्यों समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए समानताएं क्या थी। ठीक है, समानताएं से संबंधित पहले अंतर समझ लीजिए, पहले क्या अंतर थे। और देखिए क्या प्रश्न है, हाँ, तरीकों में क्या अंतर है, तो अंतर देखिए अंतर क्या है। तो पहले बच्चों की प्रतिभा और रुचि पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सबको समान रूप से एक ही चीज पढ़ाई जाती थी, परंतु आज ऐसा नहीं है। बच्चों की रुचि तथा योग्यता को देखकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। शुरुआती शिक्षा बेशक एक जैसी हो, लेकिन लेकिन आगे चलकर बच्चों के पास अपना मनपसंद विषय लेने का अधिकार जरूर होता है। आपको पता है 11वीं के बाद, मतलब 10वीं के बाद जब 11वीं में आते हैं तो आप अपने रुचि का विषय ले सकते हैं। पहले के समान शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है, अब बच्चों को प्रेम से समझाया जाता है। विद्यालय में शिक्षा के समान ही अब खेल कूद कला आदि को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर कि मैं किससे सहमत हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो समानताएं और अंतर थी उसके बारे में। तो लिखेंगे, उस समय क्या होता था, अनुशासन का कड़ाई से पालन करवाया जाता था। यानी कि अनुशासन जो था उसके लिए काफी कठिन जो नियम थे वो बनाए गए थे। बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर जीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाने पर अधिक ध्यान दिया जाता था। पहले बच्चों की प्रतिदिन परीक्षा लेने का प्रावधान था, वह आज भी देखने को मिलता है, जैसे कि क्लास टेस्ट, FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2, ये सभी टेस्ट बच्चों को देने पड़ते थे। इस तरह का दबाव बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है और पढ़ाई का डर भी उनके अंदर बना देता है। विद्यालय में खेलकूद की जगह पढ़ाई को महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहले जो था वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद आ जाता है हमारा ये तो हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का, सॉरी चैप्टर कह रहा हूं मैं, अब इस आपके जो सैंपल पेपर है इसका सबसे आखिरी प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, अब उसमें क्या बदलाव आया है। तो कला के प्रति लोगों के नजरिए में बहुत बदलाव आया है। कैसे, अब लोग जो है वो कला की कदर करने लगे हैं। ठीक है, लोग क्या करने लगे, अब कला की कदर करने लगे। ऐसा नहीं है कि पहले लोग कला की कदर नहीं करते थे, लेकिन हाँ पहले ये कुछ सीमित था, लेकिन अब ज्यादातर ऐसा होने लगा। राजा महाराजाओं व अंग्रेजी अफसरों आदि की दीवारों की शोभा बढ़ाने का कार्य करता था। कला जो थी वो क्या करती थी, पहले राजे महाराजाओं अंग्रेजी अफसरों की दीवारों की शोभा बढ़ाने का कार्य करती थी। लेकिन आजकल कला तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है।
अब तो शिक्षा में भी इसे अभी अभिन्न अंग बना दिया गया, जिसे आप देखते होंगे 9वीं तक जो है एक विषय है चित्रकला, ठीक है, जिसे आप ड्राइंग कहते हैं, वो इसी का एक पार्ट है। आज यह जीविका का भी एक मजबूत साधन बन गया है। विभिन्न स्थानों पर कलाकार आज इसके माध्यम से काफी पैसा कमा रहे हैं, काफी नाम भी कमा रहे हैं। आम आदमी भी इसमें रुचि रखता है। वह बेशक प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र नहीं लगा पाए, परंतु उनकी प्रतिलिपि उसके दीवारों की शोभा अवश्य बढ़ाते हैं। वह जानता है कि इनका क्या मूल्य है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नजरिया अब पहले जैसा नहीं रहा है, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके सभी प्रश्न उत्तर मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये रहे आपके, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न था का वाला, जिसमें 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको 1 करना है, 1 मार्क्स का। खा प्रश्न है जिसमें आपके 3 प्रश्न है, 3 में से आपको 2 करने हैं, जो कि आपके 3 मार्क्स के। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड तीसरा जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था वो फुल्ली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं सभी क्वेश्चन आंसर आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों बड़ी मेहनत से मैंने ये आपके लिए बना पाया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, उसके लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले मैंने क्या बोला आपसे अभी कि मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर दोबारा से दिखाऊंगा, तो सभी आप दोबारा से देख लीजिए। हालांकि अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अराउंड आपके जो 50 मिनट हो चुके हैं, 50 से 52 मिनट। ठीक है, तो अव्यक्त माध्यम वाले ये प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके प्रतिवेदन है, पटकथा है, ये क्या होता है ये समझ जाना है। खंड खा में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं, जिसमें 3 मार्क्स के आपके 2 प्रश्न हैं यहाँ पे, और आपको दो करने हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्क्स के 2 हैं, आपको किसी एक का उत्तर देना है। 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्क्स का 1 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपके 3 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं। पहला ये है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है ये वाला प्रश्न, और फिर आ जाता है आपका ये तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे। एंड फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका पहला प्रश्न, यहाँ पे देखते हैं 1 प्रश्न का उत्तर। हाँ, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न है, आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। 9 का काम है आपके 1 मार्क्स के 2 हैं, आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। और उसके बाद आता है खा प्रश्न 9 का, जिसमें आपके 3 मार्क्स के 2 प्रश्न है, आपको किसी एक का आंसर लिखना है। तो आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। एंड आई होप बच्चों की आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों की आपको आज के सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसा समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप ऐसा ही और भी हेल्पफुल कंटेंट चाहते हैं अपने फोन पर ताकि नोटिफिकेशन आ सके, तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।